सभी दोस्तों का जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज जो आपका टॉपिक है शब्द भेद, तो इसके पहले आपको मैंने वर्णमाला के 3 लेक्चर दे दिए थे, तो आप लोग ज़रूर देखे होंगे। जिसका भी छूट गया होगा या जो अभी नए हो सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ आप लोग जाइएगा, क्योंकि मैं एकदम से स्टार्टिंग से जो भी ग्रामर पोर्शन दे रहा हूँ, और एसआई की वैकेंसी भी आ गई है, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, और सभी में आपका हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो आप लोग जो है जाएंगे पिछले चैप्टर में, यानी वर्णमाला जो मैंने 3 वीडियो देखा है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो आज मेरा नया टॉपिक है शब्द भेद। तो शब्द भेद में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बहुत सारे कंफ्यूज करता है कि स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर, या रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी कितने भेद होते हैं। बहुत ऊपर से पूछता है तो सिर्फ उनके भेद के बारे में पूछता है, और डिटेल जाएगा तो उनके डिफिनेशन के बारे में पूछता है कि कौन सा शब्द है, ये रूढ़ है कि यौगिक है या योग रूढ़। तो दोस्तों आज थोड़ा सा मुझे एक मेरे परम मित्र की याद आ गई, क्योंकि हमारे साथ वो बचपन में खेलते थे। हमारे घर के बगल में ही उनका घर था, नाम था अभिजीत सिंह। तो वो मेरे बचपन के मित्र थे, और बचपन में हम लोग साथ खेला करते थे, मैच खेला करते थे, और साथ बहुत सारी शैतानियाँ भी की थी। तो आज मुझे उनकी याद आ गई। कई साल पहले वो एक्सीडेंट में दिवंगत हो गए थे, तो उनकी थोड़ा सी याद आ गई। तो इसीलिए मैं 2 लाइनें उनके लिए कहना चाहता हूँ, गुनगुनाना चाहता हूँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, जाने है वो जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत ना खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें, जाके फिर न आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे उनको नहीं कदमों के है निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। तो दोस्तों मुझे बस थोड़ा सा याद आ गई थी उनकी। तो चलिए दोस्तों आज जो टॉपिक लेकर आए हैं शब्द भेद। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द। तो शब्द होता क्या चीज़ है, इसके पहले हमने आपको वर्णमाला पढ़ाया था, और आज हम चर्चा करते हैं शब्द का। तो शब्द की परिभाषा देखते हैं। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई क्या कहलाती है दोस्तों, शब्द। यानी एक या एक से अधिक, यानी एक भी हो सकते हैं। जैसे आप कह लेंगे सर एक कैसे होगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर कु, तो कु माने खराब, तो यहाँ भी एक ही है। तो यानी एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई कौन सी इकाई, स्वतंत्र सार्थक इकाई आपकी क्या कहलाती है, शब्द। अब शब्द के हम 2 भेद करते हैं दोस्तों। तो पहला आपका सार्थक, और दूसरा आपका निरर्थक, यानी सार्थक और निरर्थक। अगर पूछ लेगा कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो पहला आपका सार्थक और दूसरा आपका निरर्थक, यानी सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक क्या होता है
कि जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले वो क्या कहलाएगा, सार्थक, और जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले वो कहलाएगा आपका निरर्थक। यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका सार्थक। जैसे हमने लिख लिया नयन, तो नयन का दोस्तों क्या है, अर्थ है, यानी आँख। घर, घर का भी अर्थ है, और आपका शेर, शेर का भी अर्थ है। यानी जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलेगा वो क्या कहलाएगा, सार्थक। और निरर्थक, सार्थक हम संधि विच्छेद कर दें तो क्या हो जाएगा, सधन अर्थक। यानी जिन शब्दों का अर्थ निकलेगा वो सार्थक कहलाएगा, और जिन शब्दों का अर्थ ना निकले वो निरर्थक कहलाएगा। और निरर्थक क्या आपका हमने कह दिया, निधन अर्थक। यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले वो क्या कहलाएगा, आपका निरर्थक। और हमेशा यूज़ करते हैं, जैसे कोई गेस्ट आ गया, मेहमान आ गया, तो आप लोग कहते हैं ना कि भाई चाय वाय लाओ। तो यहाँ पर पॉइंट नोट करिएगा दोस्तों, चाय वाय, चाय भी बोलते हैं और वाय। तो व्हाट इज वाय, यानी वाय क्या है, कोई शब्द नहीं है, तो यानी कौन सा शब्द है, ये निरर्थक में आ जाएगा। और चाय, चाय आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, सार्थक, और वाय आपका निरर्थक। अब देखिए, जैसे और हम यूज़ करते हैं शब्द, कहते हैं पानी वानी, भाई कुछ पानी वानी पीने के लिए लाइए। तो पानी तो हो गया आपका सार्थक, और वाणी क्या हो गया आपका निरर्थक। तो आपको समझ आ गया होगा कि जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले वो सार्थक, और जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले वो निरर्थक। तो क्लियर, आपको समझ आ गई। अब देखिए, अब यहाँ से आप लोग को जो बहुत कंफ्यूज करता है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सिर्फ आज हम दो की चर्चा करेंगे। तो पहला आपका यानी व्युत्पत्ति के आधार पर हम लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूज करता है। तो पहला आपका व्युत्पत्ति, आप व्युत्पत्ति कह ले या पूछ ले रचना, या पूछ ले आपका बनावट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ ले कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर 3। कौन कौन से, तो पहला आपका रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, और दूसरा आपका यौगिक शब्द, और तीसरा आपका योग रूढ़। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इनके भेद के बारे में पूछता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कि भैया व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो 3। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। अगर पूछ ले भैया रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो भी 3, यानी रूढ़, यौगिक या योग रूढ़। अगर पूछ ले बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो 3, यानी रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। तो यहाँ पर तीनों हमेशा अलग अलग पूछता रहता है, चाहे वो व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ ले, चाहे वो रचना के आधार पर पूछ ले, और चाहे वो बनावट के आधार पर पूछ ले। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं किसकी, रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो ये दोस्तों, तो जो शब्द, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से ना बने हो, यानी जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से ना बने हो, तो इसका क्या तात्पर्य हो गया, यानी वे शब्द जो किसी अन्य शब्दों के योग से ना बने, यानी एक ही शब्द हो और जिसके खंड या टुकड़े करने पर, यानी हमने उस शब्द को बीच से काट दिया और दोनों को अलग अलग कर दिया, तो जिसके खंड या टुकड़े करने पर दोनों के अर्थ ना निकले वो क्या कहलाता है, आपका रूढ़ शब्द। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर रूढ़ में आपका घर, शेर, हाथी आदि, यानी वे शब्द जो किसी अन्य शब्दों के योग से ना बने हो और जिसके खंड या टुकड़े करने पर दोनों का अर्थ ना निकले, वो क्या कहलाएगा, आपका रूढ़ शब्द।
अब इसका हम खंड करेंगे घर का, तो घ अलग हो जाएगा, र अलग हो जाएगा, यानी दोनों का अर्थ नहीं निकलेगा। इसी तरह हम शेर का से अलग कर देंगे, र अलग कर देंगे, उसका भी अर्थ नहीं निकलेगा। और आपका हाथी का दोनों शब्द को हम तोड़ देंगे, हा अलग हो जाएगा, थी अलग हो जाएगा। यानी वे शब्द जो दोनों को खंड के टुकड़े करने पर यानी सिर्फ एक शब्दों के योग से बने हो, तो क्या कहलाएगा आपका रूढ़ शब्द। बस यही आपको देखना है दोस्तों कि जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से ना बने हो या जिसके खंड या टुकड़े करने पर दोनों के अर्थ ना निकले, क्या कहलाते हैं आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं दोस्तों, तो आइए, जो किन्हीं दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हो, अधिक शब्दों के योग से बने हो तथा जिनका खंड या टुकड़ा करने पर दोनों के अर्थ निकले, यानी वे शब्द, यानी यौगिक का मतलब है जोड़ा, यानी योग से, यानी योग यानी युग्म से, तो आपका दो या दो से अधिक शब्दों के योग को आपके क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। यानी उसमें दो शब्द या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हुए शब्दों को हम क्या कहेंगे, यौगिक। और यौगिक यानी किन्हीं दोनों के टुकड़े करने पर और दोनों के अर्थ निकले, यानी टुकड़े भी हम कर दें तो दोनों के अर्थ निकलेगा, वो क्या कहलाएगा आपका यौगिक। जैसे आपका देखिए विद्यालय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा बस समझना है आपका विद्यालय। अब विद्यालय का हम अलग कर देंगे, विद्या प्लस आलय। अब विद्या का मतलब आपका होता है ज्ञान और आलय का मतलब घर, तो दोनों का आपका अर्थ निकल रहा है, आलय का भी और विद्या का भी। यानी खंड या टुकड़े करने पर जब दोनों का अर्थ निकले तो आपका यौगिक कहलाएगा, और जब खंड या टुकड़े करने पर किसी का अर्थ न निकले तब आपका वो कहलाएगा रूढ़। तो वेरी गुड, आप समझ के होंगे दोस्तों। एक और ले लेते हैं, हिमालय, जैसे हिम प्लस आलय, तो देखिए यहाँ भी क्या दोस्तों, दोनों का अर्थ निकल रहा है, यानी हिम का भी, हिम माने बर्फ, आलय मतलब घर, यानी बर्फ का घर हिमालय कहलाएगा। तो यानी जिसके खंड या टुकड़े करने पर दोनों के अर्थ निकले वो क्या कहलाएगा, यौगिक। और जिसके खंड या टुकड़े करने पर दोनों के अर्थ ना निकले वो कहलाएगा आपका रूढ़। अब योग रूढ़ की चर्चा करते हैं। तो योग रूढ़ क्या होते हैं, ये भी आपके यौगिक होते हैं, ये यौगिक तो होते हैं, तो हैं, परंतु ये अपने समान अर्थ को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, ये अपने समान अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ दे, यानी जो समान अर्थ, यानी यौगिक ये भी होते हैं, दोनों में दो शब्दों से मिलकर ये भी बनता है, लेकिन ये अपने समान अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ दे, उसको हम क्या कहलाएंगे, आपका योग रूढ़। जैसे आपके बहुब्री समास, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया आपका एक दंत, अब देखिए ये भी आपका यौगिक है, यानी अलग करेंगे तो एक अलग हो जाएगा, दंत अलग हो जाएगा, तो यौगिक तो है, लेकिन ये अपने समान अर्थ, यानी एक दंत का मतलब एक दांत वाला, यानी एक दांत वाला को हम एक दंत कहेंगे, लेकिन ये अपने समान अर्थ हो गया, ये अपना एक विशेष अर्थ, यानी एक दंत की बात होगी तो यानी भगवान श्री गणेश की बात होगी, तो अपने समान अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ दे, उसे हम क्या कहेंगे, आपका योग रूढ़। जैसे आपका नीलकंठ यानी भगवान शंकर जी की बात हो रही, यानी जिसका कंठ नीला है, तो हर आदमी कंठ नीला होगा तो उसको हम बोलेंगे नहीं नीलकंठ, यानी नीलकंठ की बात करेंगे तो सीधा जाएगा भगवान शिव जी के पास, यानी शिव जी की बात हो रही, यानी एक विशेष अर्थ दे रहा है, तो ये विशेष अर्थ देने वाले को हम क्या बोलेंगे, योग रूढ़। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रूढ़ क्या होता है, कि जिनके खंड या टुकड़े करने पर दोनों के अर्थ ना निकले वो आपका रूढ़ कहलाएगा, और यौगिक जो दो शब्दों से मिलकर बने हो और दोनों के अर्थ निकले वो आपका यौगिक कहलाएगा। और योग रूढ़ यौगिक तो होते हैं, परंतु ये अपने सामान्य अर्थ छोड़ के एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वो आपका कहलाएगा यौगिक। अब देखिए, तो पहला आपका ये हो गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है आपका। तो दूसरा आपका स्रोत या आपका उत्पत्ति या आपका इतिहास के आधार पर, इतिहास
के आधार पर। अब देखिए ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कितने भेद होते हैं? इसके आपके देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूजन है उसका, इसके 4 भेद होते हैं। तो पहला आपका तत्सम शब्द, तत्सम हो गया। दूसरा आपका तद्भव, और तीसरा आपका देशज, चौथा आपका विदेशज। एक और चर्चा करते दोस्तों हम, शंकर, शंकर शब्द। यानी आपको याद रखना कितना, 1 2 3 4, यानी होते हैं मूल कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। लेकिन कहीं कहीं अगर आपको 4 ऑप्शन ना मिले, 5 मिले, तो आपको शंकर में भी याद रखना है। तो शंकर किसी हम चर्चा गौण में नहीं करेंगे। आपका मुख्य आपके कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, और आपका गौण एक हो जाता है आपका शंकर। तो इसको भी आपको रखना होगा, क्योंकि कभी कभी 4 नहीं मिलेगा, 5 मिल जाएगा, तो आपको 5वां कौन सा होता है? वही शंकर। अगर 4 5 आपको दोनों मिले तो आपको 4 में ही मारना, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए तत्सम क्या होता है भैया? तत्सम कौन से शब्द होते हैं? तो वे शब्द, यानी तत्सम, यानी तत् प्लस शम। तत् का तात्पर्य क्या है? आपका संस्कृत, शम मतलब समान, यानी किसके समान? संस्कृत के समान। यानी वे शब्द जो संस्कृत के तो हैं और हिंदी में ज्यों का त्यों, यानी जो शब्द संस्कृत के होते हैं और हिंदी में हम भैया उठाए उसको और ज्यों का त्यों उसको हम यूज़ करें, यानी उसमें किसी प्रकार का हम चेंज ना करें। यानी जो शब्द संस्कृत के होते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपका तत्सम। जैसे अग्नि, तो ये क्या है? शब्द कैसा है? ये संस्कृत का शब्द है। जैसे रात्रि, ये कैसा है आपका? ये भी संस्कृत का शब्द है। तो इसको ज्यों का त्यों उठाकर हम कहाँ यूज़ करते हैं? आपको हम हिंदी में यूज़ किए जाते हैं, उसको हम क्या कहलाते हैं? तत्सम। फिर आपका आम्र, आम्र भी आपका संस्कृत का है। यानी वे शब्द जो संस्कृत के होते हैं और हिंदी में ज्यों का त्यों हम यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके तत्सम। अब तद्भव क्या कहलाता है दोस्तों? तो वे शब्द जो संस्कृत के होते हैं लेकिन उसको हम परिवर्तित करके आपको हम किस में यूज कर रहे हैं? हिंदी में प्रयोग करें। यानी तत् यानी संस्कृत के समान, भाव मतलब विकास हुआ, विकास या परिवर्तित होना। यानी किसका परिवर्तित हुआ? संस्कृत का परिवर्तित हुआ। यानी जो संस्कृत का परिवर्तित शब्द हुआ, जो विकास हुआ, वो क्या कहलाएगा? तद्भव। जैसे अग्नि, जैसे है यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया आग, तो अग्नि होगा, तो ये आपका तत्सम शब्द है और इसका परिवर्तित होकर ये क्या हो गया? बन गया आग। तो आग क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका ये तद्भव। अब जैसे आपने यहाँ देखा संस्कृत का शब्द है रात्रि, तो रात का परिवर्तित करके क्या हो गया? आपका रात। तो रात किस पे आ जाएगा? आपका तद्भव में। अब जैसे आपका आम्र, आम्र आपका कौन सा शब्द है? ये संस्कृत का शब्द है और हिंदी में हम क्या लिख दें? आम। तो आम कैसा शब्द हो गया आपका? ये तद्भव। तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो संस्कृत के शब्द है जो ज्यों का त्यों हम यूज़ करेंगे वो आपका किस में कहलाएगा? तत्सम में। और जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन हम उसको परिवर्तित करके आपको हम हिंदी में यूज़ कर रहे हैं, वो कहलाएगा आपका तद्भव। अब बात करते हैं देशज की, सॉरी। अब देखिए ये 2 शब्दों से मिलकर बना है देश प्लस जा। तो जा का तात्पर्य क्या हो गया दोस्तों? जन्मा। कहाँ जन्मा? देश में जन्मा। यानी वो शब्द जो आपका क्षेत्रीय प्रभाव के कारण अपने जो परिवर्तित होके हम अपने बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? देशज, यानी देश में जन्मा। तो कौन से शब्द आपको देश में जन्मे हैं? आइए चर्चा करते हैं। जैसे आपका लोटा, लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, ये भी आपका देशज में आएगा। और मेहरारू, मेहरारू मतलब औरत, किसकी औरत? सब लोगों की औरत, तो वो हम क्या कहेंगे? मेहरारू। तो देशज यानी जो देश में शब्द जन्मे हैं और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण वो बोलचाल की भाषा में प्रचलित हो गए हैं, क्या कहलाएगा? आपका देशज। और विदेशज, तो विदेश प्लस जा, यानी विदेश में जन्मा।
जो विदेशी जातियों के संपर्क में, क्योंकि पहले आपका फारसी से आए थे, अरबी आए थे आक्रमण करने, तो यानी वो उनके प्रभाव के कारण यानी उनसे हम लोग घुले मिले और वहाँ के हम लोगों ने फारसी को लिया, अरबी को यूज़ किया और वो हमने बराबर हिंदी में प्रयोग किए गए, तो वो आपका विदेशज कहलाएगा। यानी विदेशी जातियों के संपर्क में आने के कारण जो हमारे बोलचाल की भाषा में प्रचलित हो गई वो क्या कहलाएगा, आपका विदेशज कहलाएगा। जैसे हमने लिख दिया कैंची, चाकू, दवात आदि। जो विदेशी हैं, चाहे अरबी को फारसी के हो, वो किस में आ जाएंगे दोस्तों, किस कोड में आ जाएंगे, विदेशज में। अब देखिए, अब संकर क्या होता है, दो भाषाओं के, पांचवें भी चर्चा कर लेते हैं, दो भाषाओं के योग से बने शब्दों को हम क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे। अब कौन से संकर शब्द होते हैं, आइए दो भाषाओं लें, चाहे वो अरबी और हिंदी लें, चाहे वो अरबी और अंग्रेजी लें, चाहे फारसी और हिंदी लें। तो जैसे हमने लिख दिया दोस्तों टिकट घर, टिकट घर। अब ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी दो भाषाओं के योग से बने हुए शब्दों को हम क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे। जैसे टिकट है, टिकट आपका कौन सा शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द है, और घर आपका कौन सा शब्द है, आपका हिंदी का शब्द है। यानी हिंदी और अंग्रेजी यानी दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्दों को हम क्या कहेंगे, आपको संकर शब्द कहेंगे। जैसे हमने ले लिया एक और, रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी क्या होता है भैया, रेल आपका इंग्लिश का शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी का शब्द है, तो ये भी किस कोट में आ जाएगा, संकर शब्द की कोट में आ जाएगा। तो दोस्तों आप फिर से चलते हैं थोड़ा सा। तो आज हमने लिया आपको शब्द भेद में, यानी एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, शब्द। और भारतीय संस्कृत में, तो भारतीय संस्कृत में यह याद कर लीजिएगा दोस्तों, एक बार पूछा है क्वेश्चन, भारतीय संस्कृत में शब्द को क्या कहा गया है दोस्तों, ब्रह्म कहा गया है। ये दोस्तों एक बार क्वेश्चन भी पूछा है कि भारतीय संस्कृत में शब्द को क्या कहा गया है, तो भारतीय संस्कृत में शब्द को क्या कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है। तो एक बार हम चर्चा फिर करते हैं, यानी शब्द यानी एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई को हम शब्द कहलाते हैं। सार्थक क्या होता है ये भी आपको मैं बता दिया, निरर्थक क्या होता है, यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले वो सार्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले वो निरर्थक। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो 3, या रचना के आधार पर पूछ ले तो भी 3, या बनावट के आधार पर पूछ ले तो भी 3। अब यहाँ स्रोत के आधार पर पूछ ले तो भी आपके 4 ही करना है, या उत्पत्ति के आधार पर पूछ ले तो भी 4, और इतिहास के आधार पर पूछ ले तो भी 4। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से आपको समझना है, स्रोत मतलब स्रोत क्या होता है, सभी संस्कृत से बने, और संस्कृत क्या कहलाता है आपका, तत्सम उत्पत्ति, सभी वर्णों शब्दों की उत्पत्ति वर्णों की कहाँ से हुई, संस्कृत। बस यही आपको दिमाग पर ट्रिक बैठाने के लिए मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको माइंड में जाए। और इतिहास यानी सभी वर्णों का इतिहास क्या है, संस्कृत, यानी तत्सम तद्भव उद्देश्य विदेशज और शंकर। और आपका व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और आपका योग रूढ़। तो दोस्तों कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।